28 साल का नौजवान लड़का आडंबर पाखंड की इस देश की सबसे बड़ी दुकान और निकला है संविधान को खत्म करने, तो चिंता मत करो, आज आपका भाई दामोदर भी निकला है, संविधान का एक पन्ना नहीं फड़ने देगा, ये कहने के लिए आया है। कहते हैं हम सबका इलाज चमत्कार से कर देंगे, पर्चियों से कर देंगे। और जब निकले यात्रा लेके तो तीसरे ही दिन मुंह में बुखार आ गया, तो मुंह में थर्मामीटर और हाथ में बीपी चेक करने की मशीन थी। मैंने पूछा कि दूसरों का इलाज पर्ची और अंधविश्वास से और खुद का इलाज विज्ञान से करने वाले लोग, बोलो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, किसान भाइयों, क्या आपका कभी भला कर सकते हैं? हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। और ये गम है अंधविश्वास, ये गम है पाखंड, और ये गम है जातंकवादी घटना, जातंकवादी सोच। इस बुंदेलखंड को न लुटने देंगे, न मिटने देंगे, न बाबा साहब के संविधान को आज आने देंगे। अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते तो तक लड़ने का काम करते रहेंगे। आडंबर पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे मित्र भाई सम्मानीय नीरज पटेल जी के जो माता जी और पिताजी हैं, उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और उनके साथ साथ जितने भी यहाँ पर माँ बहन बैठी हैं, सब बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देश में शोषित और वंचितों की आवाज को पूरी ताकत से उठाने वाले आदरणीय सांसद मंचासीन भाई चंद्रशेखर आजाद जी सहित बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी मंच पर हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब भी है, लक्ष्मण यादव जी, और ऐसे पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ यहाँ मंच पे, जिनको मैं अक्सर मोबाइल पे देखा करता था या यूट्यूब पे लगा के देखा करता था। चाहे नवीन जी हो, चाहे शंभू जी हो, चाहे नीरज जी हो, तो मैं सभी पत्रकार साथियों को भी प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, बिल्कुल समय का अभाव है, इसलिए 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करना, जिसमें से आधा मिनट खत्म हो गया। नहीं 5 नहीं, 2 ही मिले हैं। नीरज जी से 2 ही मिले हैं। मेरा स्वास्थ्य वास्तव में खराब था और कल जब नीरज जी को मैंने फोन लगाया, पहले तो मैंने भाई से आग्रह किया कि अगर नहीं जाऊं तो चल जाएगा, बोले नीरज जी से बात करके देख लो। तो मैंने आदरणीय नीरज जी को फोन लगाया और मुझे वास्तव में खांसी आने लगी, तो ये बोले खांसने से काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। तो देखो भाइयों, दामोदर को तो आप सबने एक ही काम दे रखा है, और वो काम है आडंबर पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। आप सब जानते हो, हमारे पत्रकार साथियों ने भी कहा कि संविधान को खतरा। ये बात सच है कि आज संविधान के पन्ने फाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं, संविधान को जब भी फाड़ा जाता है, आपके हक पे जब भी डाका डाला जाता है, जब भी मंडल की बात होती है, इतिहास उठा के देख लो, तभी मंडल के ऊपर कमंडल को लागू करने की कोशिश की जाती है। और आज फिर इस देश के अंदर वही हो रहा है। एक 28 साल का नौजवान लड़का आडंबर पाखंड की इस देश की सबसे बड़ी दुकान और निकला है संविधान को खत्म करने, तो चिंता मत करो, आज आपका भाई दामोदर भी निकला है, संविधान का एक पन्ना नहीं फड़ने देगा, ये कहने के लिए आया है। कहते हैं हम सबका इलाज चमत्कार से कर देंगे, पर्चियों से कर देंगे। और जब निकले यात्रा लेके तो तीसरे ही दिन मुंह में बुखार आ गया, तो मुंह में थर्मामीटर और हाथ में बीपी चेक करने की मशीन थी। मैंने पूछा
रोज एक सवाल पूछा और मैंने कहा कि अरे इस बात का जवाब दो कि दूसरों का इलाज पर्ची और अंधविश्वास से और खुद का इलाज विज्ञान से करने वाले लोग, बोलो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, किसान भाइयों, क्या आपका कभी भला कर सकते हैं? तो इसलिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। देखो, पुराना फिल्म का गाना सबने सुना होगा, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। और ये गम है अंधविश्वास, ये गम है पाखंड, और ये गम है जातंकवादी घटना, जातंकवादी सोच। इसलिए दामोदर अपने नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सामने इस बुंदेलखंड की धरती पर खड़े होकर कह रहा है, इस बुंदेलखंड को न लुटने देंगे, न मिटने देंगे, न बाबा साहब के संविधान को आज आने देंगे। अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ने का काम करते रहेंगे। बस इतनी ही बात कह के अपनी बात समाप्त करने का काम करूंगा। आप सभी को कहूंगा, नीरज पटेल साहब से कहूंगा, नीरज जी, आपकी जरूरत हमारे मध्य प्रदेश में भी है। आप पत्रकार होने के साथ साथ मैं सुनता हूँ ये जो पाखंड पे अटैक करते हैं, मालूम इनका काटा हुआ पाखंड जो है ना, पाखंड पे जैसा ये डसते हैं ना, ऐसा कोई नहीं डस पाता। और तर्कों में इतनी दम होती है, तर्क में इतनी दम होती है इनके कि कोई काट नहीं कर पाता। मैं तो आदरणीय प्रोफेसर साहब से भी कहूंगा, नवीन कुमार साहब से भी कहूंगा, शंभू जी भी कहाँ गए, उनसे भी कहूंगा, मालूम आपको बहुत सारे आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश के टीवी देखना बंद करके सिर्फ आप लोगों को ही देखने का काम करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर आज इस देश को बचाने के लिए हम जैसे लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, हमारे सांसद जी आदरणीय संसद के अंदर लड़ रहे हैं, तो आपकी भूमिका हम सबसे भी ज्यादा बड़ी है और उसको निभाने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए आपको सैल्यूट करता हूं। आप सभी को जय भीम, जय संविधान, सभी को प्रणाम करता हूं। लेकिन एक चीज तो मैं आज जरूर कहना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमसे पहले वक्ता बोल रहे थे, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। ये सच बात है कि माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं होता। माँ बाप हमें जन्म देता है और उन्हीं के कर्मों के हिसाब से, उन्हीं के मेहनत के हिसाब से हम अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं। लेकिन माँ बाप तो हमारे लिए प्राइज नहीं है, हमारी दुनिया में से शुरू होती है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन लोगों के कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए उनको, जिन्होंने ऐसा माहौल दिया कि जिस माहौल में हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक समय था हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। आर्टिकल 13 ने हमको ये अधिकार दिया कि इससे पहले 1950 से पहले जितने भी संविधान चल रहे थे, उससे पहले वो सारे के सारे नल एंड वाइड कर दिए गए। उसके बाद 1950 के बाद जब ये संविधान लागू हुआ, तब हमें धीरे धीरे अधिकार मिलने शुरू हुए। जब संविधान बना तो मुझे विश्वास है कि मोर देन 90%, 99% लोगों को पता ही नहीं था संविधान में लिखा क्या है हमारे लिए। बाबा जी उस समय अकेले थे, इतने बड़े प्रचार के साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे अधिकार क्या है हमें नहीं पता था। लेकिन जब वो अधिकार और समाज के बारे में हमें पता चला, उन्हीं की वजह से, उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की वजह से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। कई सारे हमारे विशिष्ट जन जो मंच पे बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से 1950 के बाद जो बदलाव आया है, जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और जो आज हमारी टीम बदलाव कर रही है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। नीरज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये कई बार मेरे दिमाग में आया। मैंने अपने गाँव में शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल हुआ। शायद मैं उतना बड़ा पब्लिक लीडर नहीं हूँ, उतना बड़ा अच्छा वक्ता नहीं हूँ कि अपनी बात लोगों को कह सकूं। लेकिन जो बात मैंने नीरज भाई को कही, उन्होंने उस बात को समझी और उस बात को वो किया। अगर आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और आप अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वैचारिक या इकोनॉमिक या जो भी आप सहयोग दे सकते हैं, जिस पद पे बैठे हैं उस पद से सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि जब हम एक संवैधानिक पद पे होते हैं तो हमारी भी एक लिमिटेशन होती है। हमारे यहाँ जो
गणमान्य बैठे हैं, उन्हें पता होगा कि जो IAS होते हैं, TCS होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे होते हैं, तो एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिट के अंदर हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन उस लिमिट के अंदर ही हम मदद करते हैं, और इंस्पाइट ऑफ दैट कि हम संवैधानिक मदद करने के बावजूद हम क्रिटिसाइज होते हैं अपने कलीग में। तो इसलिए लगता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं तो उनको कम से कम किसी भी तरीके से 5% भी अगर हमारे समाज को दे रहा है, 10% दे रहा है, तो कम से कम उस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको थैंक्स कहना चाहिए। तो इस बात को हमारे नीरज भाई ने बहुत अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि वो खुद पत्रकार है। मैं नीरज भाई को पिछले 10 सालों से जानता हूँ, जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी, नेशनल जनमत निकाला, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एवरीथिंग कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी एकत्रित जो जनसभा है, आप लोगों को देख के मुझे लगता है कि वो अभी भी उनके अंदर पोटेंशियल है और उम्मीद भी है कि वो आगे बहुत कुछ करेंगे। आज क्योंकि उनके माता पिता को मैंने मेरे ही हॉस्पिटल में वो एक्सपायर हुए, देखा है मैंने किस तरीके से वो परेशान हुए, कैसे उन्होंने चीजें की। हाँ, लक्ष्मण यादव जी आ गए। हाँ, तो शायद मेरी बात कोई ना सुने, क्योंकि लक्ष्मण यादव जी बेहतर बोलेंगे मेरे से, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन सावित्रीबाई फूले जी के बारे में केवल एक ही बात मैं कहना चाहूंगा। आप इमेजिन करिए 1940-50 का वो दौर, 30 से 50 का वो दौर, जब हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। उस दौर में उस महिला, एक महिला होते हुए भी उन्होंने क्या किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस करेज को याद करिए। आज की डेट में है, हमारे लोग सोशल मीडिया में गवर्नमेंट के बारे में या उनकी नीतियों के बारे में लिखने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट का डायरेक्ट अपोज नहीं करते, लेकिन अगर उनकी नीतियां सुविधाओं के साथ हमारी सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं या हमारी सुविधाओं का हनन करती हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो हमें बोलने में डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज माहौल ये है कि 2021वीं सदी में आके हम डरते हैं सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए। और वो एक महिला थी जिसने उस समय अपने डर को काबू में करके अपना काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।